ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जो आतंकी हमला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ही 9/11 2001 को हुआ था और उसका जो मेन जो परपेट्रेटर मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में पाया गया था। लेकिन आज जब एक ऐसे समय में कि जब आतंकवाद के ऊपर राष्ट्रों को एकता की आवश्यकता है, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है और आतंकवाद के एपी सेंटर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान की प्रशंसा करना, पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम बताना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके के बयानों से और अमेरिका जैसा जो राष्ट्र है जो कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करने का और एक संघर्ष का युद्ध का हमेशा से एक कमिटमेंट करता रहा है, उसके द्वारा ये बयान दिया जाना जाहिर है कि ये एक आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई है उसको कमजोर करने का ही कार्य करेगा। और इस तरीके के जो बयान और इस तरीके का जो स्टैंड है यदि ट्रंप प्रशासन लेता है तो उससे आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई में एकताबद्धता की आवश्यकता है, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है, क्लैरिटी की आवश्यकता है, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच की आवश्यकता है, उसमें कमजोरी आएगी और ये विश्व के आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने इस स्टैंड पर विचार करना चाहिए और पाकिस्तान की जो कड़वी जो वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और आतंकवाद का जो एपी सेंटर पाकिस्तान है उसके आधार पर उसके विरुद्ध अमेरिका को अपना स्टैंड लेना चाहिए। और ये जो पूरा डेवलपमेंट है, मैं फिर से कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शहबाज शरीफ टू बी शेयर बी टेकन, देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ये चौथा थ्रेट होगा जो पाकिस्तान से पिछले 48 आवर्स में घंटे में आ रहा है। पहले आसिम मुनीर, फिर बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और अब शहबाज शरीफ। जी, ये देखिए पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा लगातार सिंधु जल समझौते के संदर्भ में अनेक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि हाईली प्रोवोकेटिव हैं और ये चौथा ऐसा बयान है जो कि पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा दिया गया है। उसके पहले भी हमने देखा था, चाहे वासिम मुनीर हो, बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ हो, सभी ने इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की जो सिंधु जल समझौते को लेकर के जो नीति है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत ने पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद की जो साजिश करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो सिंधु जल समझौता है वो एबेंस में रहेगा, वो स्थगित रहेगा। और ये जो भारत का जो रुख है आतंकवाद के प्रति और सिंधु जल समझौते के संदर्भ में, ये भारत के आतंकवाद के संदर्भ में एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को दर्शाता है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत का ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके के सख्त अप्रोच की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं, मैं इसे गीदड़ भपकी मात्र मानता हूं और साथ ही साथ मैं इसे इस तरीके की पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज का पार्ट मानता हूं जिसमें कि वो डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करते हैं, भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की जनता का ध्यान पाकिस्तान के मूल मुद्दों से भटकाने की साजिश के तहत भी ऐसे बयान दिए जाते हैं। तो ये जो गीदड़ भपकी है इसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और भारत का सिंधु जल समझौते के संदर्भ में जो एक सख्त रुख है, जीरो टॉलरेंस का जो रुख है, वो लगातार कायम रहेगा। स्कॉट बेसेंट का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज बीन हेडस्ट्रॉन्ग इन देयर ट्रेड नेगोशिएशंस विद द यूएस, नोटिंग दैट न्यू दिल्ली हैज बीन अ बिट recalcitrant days and they have also said that there were still some big trade deals yet to be done or agreed upon, including Switzerland and India, acknowledging the possibility of concluding tariff negotiations by October. जी, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल्स के द्वारा ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन जहां तक भारत का इस ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर के जो रुख है वो बहुत स्पष्ट है कि भारत अपने आर्थिक हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इकोनॉमिक नेगोशिएशंस में भी पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए ही कोई निर्णय लेगा। भारत अपने आर्थिक हितों की कॉस्ट पर
अपने राष्ट्रीय हितों की कॉस्ट पर कोई निर्णय नहीं ले सकता और कोई डील नहीं कर सकता। ये जो कोई इंडिया अमेरिका ट्रेड डील अगर कभी होगी तो वो एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और कुछ एक बात और भी स्पष्ट है कि जहां तक कृषि का क्षेत्र है, जहां तक फिशरीज का सेक्टर है, डेयरी का सेक्टर है, उस पे भारत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। भारत अपने किसानों के हितों के कॉस्ट पर, अपने डेयरी प्रोड्यूसर्स, फिशरी प्रोड्यूसर्स के हितों की कॉस्ट पर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ये जो सेक्टर्स हैं भारत के लिए और भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए वाइटल हैं, भारत उसको ओपन नहीं करेगा और वहां पर कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रेड डील होगी तो वो एक विन विन सिचुएशन और फार्मूले के तहत ही हो सकती है और उस पर भारत कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहा है। भारत का जो अप्रोच है वो बिल्कुल स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है और अमेरिका को ही अब से ये समझना होगा कि वो भारत के साथ कैसी डील करना चाहता है। आखिरी सवाल सर, आयरिश came amid growing concern over racially motivated violence against members of Indian community. Indians bring immeasurable benefits, he said. सर्टनली देखिए, आयरिश प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो बयान दिया गया है ये बहुत ही सकारात्मक है और आयरलैंड में भारतीयों के ऊपर जो हमले किए गए हैं और इससे अनेक भारतीयों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से वो उनके जीवन को संकट में डाला जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। और भारत का जो योगदान है वो आयरलैंड के निर्माण और विकास में भी बहुत बड़ा है और इसी बात को आयरलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल इमेजरेबल जो बेनिफिट्स हैं वो आयरलैंड की सोसाइटी में लाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विशाल डायस्पोरा वाला राष्ट्र है और भारत जाहिर है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो आयरलैंड में रहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत के लोग अपने स्किल्स के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपने हार्ड वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये जो आयरलैंड के राष्ट्रपति का जो ये बयान है वो भारत के लोगों की जो कुशलता है, जो कौशल है, जो उनका जो परख जो क्षमता प्रदर्शित करते हैं डायस्पोरा के पार्ट होने के नाते, उन सभी बातों को उन्होंने हाईलाइट किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि आयरलैंड में इस तरीके की घटनाएं इस पर लगाम लगनी चाहिए। आयरलैंड की सरकार को ऐसे सभी तत्वों के ऊपर जो कि इंडियन आयरिश कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक रेशियल हेट्रेड की जहां तक जो भावना है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और देखिए, भारत का ये अप्रोच रहा है कि चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अतिवाद हो, उसके ऊपर एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और आयरलैंड की सरकार को भी चाहिए कि ये अतिवाद और आतंकवाद जैसी चुनौती के संदर्भ में क्लियर स्टैंड लेते हुए इन अतिवादी रेसिस्ट जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाए। और यही बात भारत कनाडा से भी कहता है, ऑस्ट्रेलिया से भी कहता है और जहां कहीं भी ऐसी अतिवादी और आतंकपरस्त ताकतें ऑपरेट कर रही हैं और भारत के खिलाफ वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रही हैं, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो अपील है वो भारत की सरकार करती रही है।